कैरोलाइन अपनी नई नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए लुइजियाना के टेरेबॉन नाम के जगह पर जा रही थी। वो एक हॉस्पिस केयर नर्स थी। वो उन मरीजों की देखभाल करती थी जो मौत के बेहद करीब होते थे। जब वो इंटरव्यू की जगह पहुंची तो उसने पाया कि वो एक बहुत बड़ा और पुराना बंगला था। वहां उसकी मुलाकात ल्यूक मार्शल से हुई, जो एक पेशेवर वकील था और उस हवेली के कानूनी मामलों को संभाल रहा था। ल्यूक ने कैरोलाइन को बताया कि बंगले के मालिक बेन डेवरो को कुछ वक्त पहले स्ट्रोक आया था, जिससे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। उन्हीं की देखभाल के लिए उन्हें एक नर्स की जरूरत थी, इसलिए ल्यूक ने ही उनकी ओर से अखबार में नौकरी का इश्तिहार दिया था। ल्यूक ने कैरोलाइन को बेन की पत्नी वायलेट डेवरो से मिलवाया। वायलेट कैरोलाइन को नौकरी पर रखने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि कैरोलाइन उस इलाके से नहीं थी। उसने चिढ़कर ल्यूक से कहा, ये लड़की इस घर को समझ नहीं पाएगी। पर ल्यूक ने उसे समझाया, वायलेट, आपके ऐसे बर्ताव की वजह से कोई भी नर्स यहाँ टिक नहीं पाती है। पिछली वाली नर्स भी इसी वजह से चली गई। ल्यूक के थोड़ा समझाने पर वायलेट कैरोलाइन को नौकरी पर रखने के लिए मान गई। वायलेट के वहां से जाने के बाद कैरोलाइन ने ल्यूक से पूछा, मैं इस घर को समझ नहीं पाऊंगी, इस बात का क्या मतलब था? इस पर ल्यूक ने जवाब दिया, दरअसल बेन की वजह से वायलेट काफी परेशान है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही है। तुम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ल्यूक ने फिर कैरोलाइन को बेन से मिलवाते हुए बताया कि 1 महीने पहले बेन को जब स्ट्रोक आया तब वो एटिक में था। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या था। अगली सुबह कैरोलाइन अपने सारे सामान के साथ टेरेबॉन की ओर रवाना हो गई। रास्ते में उसे एक गैस स्टेशन दिखा। कार को रिफिल करने के बाद जैसे ही वो पैसे देने दुकान के अंदर जाने लगी, उसकी नजर दहलीज पर गई। दुकान की दहलीज पर ईंट के पाउडर से रेखा खींची हुई थी। अंदर उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो अंधी थी। उसे देखकर कैरोलाइन डर गई। तभी वहां दुकान का मालिक आ गया। कैरोलाइन उसे गैस के पैसे चुकाकर तुरंत वहां से निकल गई। बंगले पर पहुंचने के बाद कैरोलाइन अपना सारा सामान अपने कमरे में रखने लगी, लेकिन एक अजीब बात उसकी नजरों को खटक रही थी। वो ये कि उस कमरे में एक भी आईना नहीं था। यहाँ तक कि उस कमरे में जहाँ आईना रखने की जगह थी, वहां से भी आईने को हटा दिया गया था। जब उसने कमरे के बाहर जाकर देखा तो पूरे घर में भी कहीं आईना नहीं लगा था। थोड़ी देर बाद कैरोलाइन बेन के कमरे में पहुंची, जहां वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी देखभाल करने के लिए जैसे ही कैरोलाइन उसके करीब गई, उसने अचानक कैरोलाइन का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेन की आंखों में घबराहट थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन लकवे की वजह से उसके होंठ हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी कमरे में वायलेट आ गई। उसके हाथ में एक कप था जिसमें सफेद रंग की कोई दवा थी। वायलेट ने कहा, बेन की दवा का वक्त हो गया है। इन्हें रोज सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे दवा देनी होती है। दवा देते ही बेन फिर से बिल्कुल शांत हो गया। इसके बाद वायलेट कैरोलाइन को लेकर कमरे के बाहर आई और उसे घर दिखाने लगी। इस बार वायलेट का बर्ताव पहले से कुछ नरम लग रहा था। कैरोलाइन ने भी वायलेट से बातचीत बढ़ाते हुए पूछा, आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? वायलेट ने जवाब दिया, हम पहले सवाना शहर में रहते थे, फिर कुछ साल पहले हम यहाँ आए और ये बंगला एक भाई बहन से खरीद लिया। वायलेट ने एक पुरानी सी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बताया, ये रहे वो दोनों, मार्टिन और ग्रेस। ये बंगला उन्हें उनके माँ बाप से विरासत में मिला था, लेकिन हालात ऐसे बने कि पैसों की तंगी की वजह से वे अपने बंगले को बेचने पर मजबूर हो गए। कैरोलाइन ने वो फ्रेम उठाया जिसमें मार्टिन और ग्रेस की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी, लेकिन तभी उस तस्वीर के पीछे से एक और तस्वीर फिसल कर नीचे गिर गई। इस तस्वीर में मार्टिन और ग्रेस के पीछे 2 ब्लैक नौकर खड़े दिख रहे थे। जब कैरोलाइन ने उस तस्वीर को पलटा तो पीछे पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल लिखा हुआ था। शायद उन ब्लैक लोगों का यही नाम रहा होगा। इसके बाद वायलेट ने कैरोलाइन को एक अजीब सी चाबी दी और कहा, ये एक स्केलेटन की है, इससे इस घर के हर कमरे को खोला जा सकता है। मेरे पास एक है और एक तुम भी रख लो। तभी कैरोलाइन को आईने वाली बात ध्यान में आई। उसने वायलेट से पूछा, इस घर में आईने क्यों नहीं है? वायलेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अपने बूढ़े होते चेहरे को रोज देखना किसे पसंद आएगा, इसलिए मैंने सारे आईने बेच दिए। कैरोलाइन को ये जवाब कुछ अजीब सा लगा। वायलेट ने कैरोलाइन से आगे कहा, ल्यूक ने बताया कि तुम सिगरेट नहीं पीती हो। उम्मीद करती हूँ मेरे सिगरेट पीने से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अगले दिन वायलेट बगीचे में पौधों की देखभाल कर रही थी। तभी उसे याद आया कि वो फूलों के बीज लाना भूल गई थी। उसने कैरोलाइन से कहा कि वो एटिक से जाकर बीज ले आए। कैरोलाइन एटिक में पहुंची। वहां अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। ये वही जगह थी जहां पर बेन को स्ट्रोक आया था। तभी कैरोलाइन की नजर वहां रखे बीज के पैकेट्स पर गई। उसने जैसे ही पैकेट्स की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे अचानक कहीं जोर से खटखटाने की आवाज आई। कैरोलाइन ने हड़बड़ाकर जब उस तरफ देखा तो सामने दीवार के पास एक लकड़ी की शेल्फ थी जो तेजी से कंपा रही थी।
कैरोलाइन जब उस शेल्फ के पास पहुंची तो देखा कि उसके ठीक पीछे एक दरवाजा था जो जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। कैरोलाइन ने जैसे ही दरवाजे के नॉब की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, दरवाजे का हिलना बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो लॉक था। कैरोलाइन को स्केलेटन की का ख्याल आया। उसने स्केलेटन की से दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी नीचे से वायलेट के पुकारने की आवाज आई, जिसे सुनकर कैरोलाइन नीचे चली गई। नीचे आकर कैरोलाइन ने वायलेट से कहा, आपने तो कहा था कि स्केलेटन की से सारे दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन एटिक में मौजूद कमरे का दरवाजा तो खुला ही नहीं। वायलेट के चेहरे पर थोड़ी घबराहट आ गई। उसने कहा, उस कमरे का दरवाजा कभी नहीं खुला। वो कमरा तब से बंद है जब से हम इस घर में आए हैं। बेन को स्ट्रोक उस कमरे के पास ही आया था। उसी रात बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कैरोलाइन गहरी नींद में सोई हुई थी पर अचानक ऊपर के कमरे से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई, जिसे सुनकर कैरोलाइन उठ बैठी। ऊपर बेन और वायलेट के कमरे थे। कैरोलाइन को ख्याल आया कि कहीं बेन बिस्तर से गिर तो नहीं गया। वो तुरंत बेन को देखने उसके कमरे में पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बेन बिस्तर पर था ही नहीं। वो घबराकर उसे कमरे में ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। उसने देखा कि बेन तेज बारिश में खिड़की के रास्ते शेड पर उतर चुका था और किसी तरह घिसटते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। कैरोलाइन आगे कुछ कर पाती कि उससे पहले ही बेन अपना संतुलन खोकर सीधा जमीन पर जा गिरा। कैरोलाइन भागती हुई नीचे पहुंची और बेन को संभालने लगी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। तभी वायलेट भी बाहर आ गई। वायलेट ने चिल्लाते हुए कैरोलाइन से कहा, जल्दी से इनकी व्हीलचेयर लेकर आओ। कैरोलाइन बिना वक्त गंवाए ऊपर बेन के कमरे में पहुंची। वहां उसकी नजर एक टूटे हुए गमले पर पड़ी। उसी गमले के पास जमीन पर एक बेडशीट पड़ी थी, जिस पर गमले की मिट्टी से कुछ लिखा हुआ था। कैरोलाइन ने जब बेडशीट उठाकर देखी तो उस पर हेल्प मी लिखा था। ये देखकर कैरोलाइन सोच में पड़ गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बेन उससे मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। कैरोलाइन ने उस बेडशीट को चुपचाप उठाकर अपने कमरे में छुपा दिया और बाहर बेन को लेने के लिए दौड़ी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंची, बेन ने इस बार फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, कुछ बहुत जरूरी, पर लकवे की वजह से उसकी जुबान बंद थी। लेकिन कैरोलाइन अब तक समझ चुकी थी कि कुछ तो था जो वायलेट छुपा रही थी और बेन उसी बात की तरफ इशारा कर रहा था। अगली सुबह ल्यूक प्रॉपर्टी के काम से बंगले पर आया हुआ था। ल्यूक ने कैरोलाइन से बेन के बारे में पूछा। कैरोलाइन ने ल्यूक को कल रात घटी सारी बातें बताई। फिर वो उसे सीधे अपने कमरे में ले गई, जहां उसने बेडशीट छुपाई थी। बेडशीट दिखाते हुए कैरोलाइन ने कहा, बेन मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, उसने इसमें मैसेज भी लिखा है। लेकिन जब कैरोलाइन ने ल्यूक को दिखाने के लिए बेडशीट खोली तो वो बेदाग थी, उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। कैरोलाइन ये देखकर परेशान हो गई। उसी समय वायलेट भी ल्यूक को बुलाने वहां आ गई, इसलिए उस वक्त ल्यूक को वहां से जाना पड़ा। पर जाते जाते ल्यूक ने कैरोलाइन को अपना विजिटिंग कार्ड थमाते हुए कहा, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। कैरोलाइन के दिमाग में बेन की हालत को लेकर कई सारे सवाल उमड़ रहे थे और उसे यकीन था कि इन सारे सवालों के जवाब उसे एटिक में मौजूद उस बंद कमरे में ही मिल सकते हैं, क्योंकि उसी कमरे के पास बेन को स्ट्रोक आया था। अगले दिन कैरोलाइन वायलेट की नजरों से बचते हुए दबे पांव एटिक में पहुंची। फिर वो शेल्फ के पीछे बने दरवाजे के पास गई और अपने हेयर पिन से ताले को खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि की होल के अंदर कुछ अटका हुआ है। कैरोलाइन ने पिन की मदद से उस टुकड़े को बाहर निकाल लिया। ये किसी दूसरे स्केलेटन की का ही टुकड़ा था जो टूटकर फंस गया था। इसके बाद कैरोलाइन ने अपनी स्केलेटन की को ताले में डाला और इस बार दरवाजा तुरंत खुल गया। जब कैरोलाइन कमरे के अंदर पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे में चारों तरफ जादू टोने से जुड़ी अजीबो गरीब चीजें बिखरी पड़ी थी। जड़ी बूटियां, जानवरों की हड्डियां, मोमबत्तियां और एक पुरानी किताब जो काले जादू की लग रही थी। एक जगह पुराने जमाने के डिस्क रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। उनमें से एक पर कैरोलाइन की नजर अटक गई। उस पर लिखा था, पापा जस्टिफाइज कॉन्जर ऑफ सैक्रिफाइस, यानी पापा जस्टिफाई की इजाद की हुई बलि देने की विधि। पापा जस्टिफाई वही ब्लैक नौकर था जिसकी तस्वीर कैरोलाइन को बंगले के पुराने मालिक मार्टिन और ग्रेस के तस्वीर के पीछे मिली थी। तभी उसे जमीन पर एक अजीब सी पुरानी अंगूठी पड़ी मिली, जिस पर 3 सांपों का मुंह बना हुआ था। वो उस अंगूठी को देख रही थी कि तभी उसे वायलेट की आवाज सुनाई दी, जो उसे ही पुकार रही थी। कैरोलाइन ने वो अंगूठी वहीं रख दी और डिस्क रिकॉर्ड लेकर तुरंत कमरे से बाहर निकलकर एटिक में पहुंची। लेकिन वायलेट तब तक एटिक के दरवाजे तक आ पहुंची थी।
ये देख कैरोलाइन वहीं रखे एक टेबल के पीछे छुप गई। वायलेट जब एटिक में पहुंची तो उसे कैरोलाइन कहीं नजर नहीं आई। इस वजह से वो वहां से लौट गई। वायलेट के जाते ही कैरोलाइन टेबल के पीछे से बाहर निकली। तभी उसकी नजर वहां ढक कर रखे कई आईनों पर पड़ी जो कि इसी घर के लग रहे थे। कैरोलाइन को याद आया कि जब उसने वायलेट से आईनों के बारे में पूछा था तो वायलेट ने साफ कहा था कि उसने सारे आईने बेच दिए थे। कैरोलाइन के मन में सवाल उठने लगे कि अगर आईने जब घर में ही मौजूद थे तो फिर वायलेट ने झूठ क्यों बोला कि उसने आईने बेच दिए थे। आखिर आईनों को लेकर वो क्या छुपाना चाहती थी। इसके बाद कैरोलाइन उस डिस्क रिकॉर्ड के साथ एटिक से वापस लौट आई। उसी शाम कैरोलाइन वापस अपने शहर न्यू ऑरलिन्स आ गई जो कि टेरेबॉन से नजदीक ही था। फिर वो डिस्क रिकॉर्ड लेकर अपनी दोस्त जिल के घर पहुंची। जब उन्होंने उसे चलाया तो स्पीकर से अजीब और डरावना सा काले जादू का मंत्र सुनाई देने लगा। जिल उन मंत्रों को सुनकर चौंक गई। उसने गौर से सुना और फिर कैरोलाइन से कहा, ये हुडू है, एक अलग किस्म का जादू। इसकी शुरुआत यही न्यू ऑरलिन्स से ही हुई थी। आज भी यहाँ पर लोग इसे मानते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इस जादू की एक खास बात है, इसका असर आप पर तभी होता है जब आप इस पर पूरी तरह यकीन करते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो ये जादू असर नहीं करेगा। जिल ने आगे बताया, मेरी आंटी भी हुडू को मानती हैं। वो एक ऐसी ही जगह जाती हैं जहाँ एक औरत हुडू से लोगों की मदद करती है। कैरोलाइन ने जिल से उस औरत का पता पूछा। जिल कैरोलाइन को एक लॉन्ड्री शॉप के पास लेकर गई। उसने बताया कि इसी लॉन्ड्री शॉप के अंदर उसकी आंटी उस हुडू करने वाली औरत से मिलने जाया करती हैं। फिर जिल से विदा लेकर कैरोलाइन वापस बंगले पर लौट आई। उसी रात उसने चुपचाप एक आईना उठाया और बेन के कमरे में जाकर लगा दिया। अगली सुबह जब वायलेट ने कमरे में आईना देखा तो उसका पारा चढ़ गया। गुस्से से कांपते हुए उसने कैरोलाइन को जमकर डांटा और उसे साफ साफ कह दिया कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन कैरोलाइन अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने सीधे कहा, मैंने एटिक में मौजूद उस कमरे का ताला खोल दिया है जिसे आप बंद बता रही थी। वहाँ मैंने जो कुछ भी देखा है वो बहुत डरावना और अजीब है। अगर अब आपने इस बारे में सब सच सच नहीं बताया तो मैं ये नौकरी अभी के अभी छोड़ दूंगी। ये सुनकर वायलेट का चेहरा सफेद पड़ गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने नरमी से सब बताना शुरू किया। करीब 90 साल पहले इस घर में एक बैंकर रहा करता था। थॉर्प नाम था उसका। बहुत चालाक और मक्कार आदमी था। गरीबों को लूटकर उसने ये घर और अपनी दौलत बनाई थी। वो यहाँ अपने 2 बच्चों और 2 केयर टेकर के साथ रहता था। उन केयर टेकर के नाम थे पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल। एटिक में जो कमरा बना है वो इन्हीं दोनों का था। पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल सिर्फ केयर टेकर नहीं थे, वे हुडू के जानकार थे और काफी माहिर भी। वे इस जादू का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया करते थे। पर थॉर्प को इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो उन्हें बस मामूली नौकर समझता था। उनसे जानवरों जैसा सुलूक करता था और बेइज्जत करता था। वायलेट ने आगे बताया, एक रात थॉर्प ने अपने बंगले पर एक बड़ी पार्टी रखी थी। उस पार्टी में बड़े बड़े नेता और रसूखदार लोग शामिल थे। मेहमान शराब के नशे और संगीत में डूबे हुए थे। पर इसी दौरान थॉर्प की बीवी ने देखा कि उसके दोनों बच्चे काफी देर से लापता हैं। सभी लोग दोनों बच्चों को ढूंढने लगे। पर जब वे एटिक में मौजूद कमरे में गए तो वहाँ पर जस्टिफाई और सिसिल बच्चों के साथ कोई तंत्र साधना कर रहे थे। ये देख थॉर्प और बाकी के मेहमान गुस्से से पागल हो गए। बच्चों ने उन्हें बताने की कोशिश की कि उन्होंने ही जस्टिफाई और सिसिल से जादू दिखाने की जिद की थी। लेकिन नशे में धुत थॉर्प और बाकी लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और जस्टिफाई और सिसिल को फांसी पर लटकाकर जिंदा जला दिया। इसके बाद क्या हुआ? कैरोलाइन ने पूछा। वायलेट ने आगे बताया, इस हैवानियत की खबर बाहर आने के बाद भी किसी भी गुनहगार पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि थॉर्प ने अपने पैसों का इस्तेमाल करके इस बात को दबा दिया था। लेकिन कुछ समय बाद थॉर्प की जिंदगी अचानक पलट गई। उसका बैंक बंद पड़ गया और थॉर्प का दिवालिया निकल गया। इसके कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी पत्नी की हत्या करके खुद की भी जान ले ली। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि जस्टिफाई और सिसिल ने ही मरने के बाद भी थॉर्प से बदला लिया था, पर उन्होंने उन दोनों बच्चों को जिंदा छोड़ दिया। वे बच्चे यहाँ कई सालों तक रहे, जब तक कि हमने उनसे ये घर नहीं खरीद लिया। पर अब भी जस्टिफाई और सिसिल इस घर के आईने में दिखाई देते हैं। मुझे यकीन है कि उन आत्माओं ने ही बेन की ये हालत की है, इसलिए मैं आईने का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे पति के साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हो। अगर मैं ये बातें तुम्हें पहले बता देती तो शायद तुम यहाँ रहने के लिए कभी राजी न होती। लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद अगर तुम जॉब छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वायलेट की बातें सुनकर कैरोलाइन ने जवाब दिया, मैं इन अंधविश्वासी बातों पर यकीन नहीं करती, तो मेरा यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगले दिन कैरोलाइन जब कपड़े सुखाने गार्डन में गई तो उसकी नजर वहाँ बने शेड पर पड़ी। उसने जब अंदर जाकर देखा तो वहाँ ढेर सारा ईंट का पाउडर रखा हुआ था। ये देखते ही कैरोलाइन के मन में सवाल उठा कि इतना सारा ईंट का पाउडर यहाँ क्यों रखा है, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
कुछ देर बाद कैरोलाइन बेन को नहा रही थी। इसी दौरान कैरोलाइन की आंखों में साबुन चला गया। कैरोलाइन तुरंत अपना छोटा सा आईना निकालकर अपनी आंखें साफ करने लगी। तभी उसने देखा कि बेन आईने की तरफ काफी गौर से देख रहा था। ये देखकर कैरोलाइन ने जब आईना बेन के सामने किया तो वो डर के मारे चीखने लगा। कैरोलाइन ने उसे किसी तरह शांत किया। उसे वायलेट की बात याद आई। वायलेट ने कहा था कि आईने में पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल दिखाई देते हैं। कैरोलाइन समझ गई कि बेन भी हुडू के अंधविश्वास को मानता है। तभी उसके दिमाग में एक और विचार कौंधा कि बेन की इस हालत के पीछे कहीं हुडू तो नहीं है। कैरोलाइन ने हुडू के बारे में जितना सुना था उससे वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि हुडू एक हिप्नोटिज्म की तरह है। हिप्नोटिज्म भी तभी काम करता है जब हिप्नोटाइज होने वाला व्यक्ति हिप्नोटिज्म पर विश्वास करता हो। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति को ये विश्वास दिला दिया जाए कि हुडू का जादू असली है और फिर उस पर हुडू किया जाए तो वो व्यक्ति भी ये मान लेगा कि उस पर जादू का असर हो गया है। अगर इस दौरान उस व्यक्ति के दिमाग में ये डाल दिया जाए कि हुडू के कारण उसे लकवा मार गया है तो उसका दिमाग भी ये मान लेगा कि उसे सच में लकवा मार गया है। कैरोलाइन को शक हुआ कि कहीं बेन पर भी किसी ने कुछ इसी तरह से हुडू करके उसकी ये हालत तो नहीं की। कैरोलाइन ने अब ठान लिया था कि वो किसी भी तरह बेन की मदद करके रहेगी। वो जानती थी कि बेन के हुडू के भ्रम का इलाज हुडू से ही हो सकता था। इसलिए अगले दिन कैरोलाइन उस हुडू करने वाली औरत के पास जा पहुंची जहां जिल की आंटी जाया करती थी। दरवाजे से अंदर जाते वक्त उसे दहलीज पर फिर से लाल रंग की रेखा खींची दिखी, ठीक वैसी ही जैसी उसने गैस स्टेशन के पास देखी थी। अंदर आते ही कैरोलाइन ने उस औरत से पूछा, मैंने आते वक्त दहलीज पर लाल रंग की रेखा देखी, ये किस लिए बनाते हैं? उस औरत ने समझाया, ये दरअसल ईंटों का पाउडर है। अगर तुम लाल ईंट के पाउडर से रेखा बनाओगी तो जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नियत रखते हैं वो उस रेखा को पार नहीं कर पाएंगे। ये तरीका न सिर्फ तुम्हारी रक्षा करेगा बल्कि ये भी साफ कर देगा कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। कैरोलाइन ने फिर उसे बेन की हालत बताई और कहा, मुझे लगता है कि बेन पर किसी ने हुडू किया है और मुझे उसकी काट चाहिए। दरअसल कैरोलाइन का सोचना था कि बेन अगर अपनी हालत का जिम्मेदार हुडू को मानता है तो वो उसके इसी विश्वास का इस्तेमाल करके हुडू से ही उसे ठीक करने की कोशिश करेगी। उस औरत ने कैरोलाइन से कहा कि वो उसे एक दूसरा हुडू बताएगी जिससे बेन पुराने हुडू से मुक्त हो जाएगा। उस औरत ने उसे हुडू करने का कुछ सामान दिया और एक खास मंत्र भी। कैरोलाइन ने फिर उस औरत से विदा ली और हुडू का सामान लेकर सीधे बंगले पर पहुंची। रात के वक्त कैरोलाइन एक बाउल में हुडू की चीजें लेकर चुपचाप बेन के कमरे में पहुंची। उसने अंदर आकर भीतर से दरवाजा लगा दिया क्योंकि वो ये सब वायलेट को बिना बताए कर रही थी। फिर उसने बेन के पास जाकर कहा, वायलेट कहती है कि तुम्हारी ये हालत स्ट्रोक की वजह से नहीं, आत्माओं की वजह से हुई है। उन्होंने तुम पर हुडू किया है, लेकिन मेरे पास भी एक हुडू है जिससे इस हुडू का असर खत्म हो जाएगा और अगर मैं सही हूँ तो तुम बोल भी सकोगे, पर सबसे पहले तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। कैरोलाइन ने हुडू की विधि शुरू की, वैसे ही जैसे उस औरत ने उसे सिखाया था। जैसे ही उसने मंत्रों के साथ हुडू की विधि शुरू की, अचानक बेन के गले से घुटी हुई आवाजें निकलने लगी। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, कैरोलाइन प्लीज मदद करो मेरी, मुझे इस घर से बाहर ले चलो। लेकिन तभी बाहर से वायलेट जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, पर कैरोलाइन ने दरवाजा नहीं खोला। उसने बेन से पूछा, बेन मुझे बताइए कि उस दिन एटिक में क्या हुआ था और आपको खतरा किससे है? बेन ने सामने की तरफ इशारा किया। कैरोलाइन ने जब मुड़कर देखा तो सामने वायलेट खड़ी थी जो अब तक स्केलेटन की से दरवाजा खोलकर अंदर आ चुकी थी। कैरोलाइन समझ गई कि बेन को असली खतरा किसी आत्मा से नहीं बल्कि वायलेट से था, इसलिए बेन यहाँ से जाने के लिए कैरोलाइन से मदद मांग रहा था। अंदर आते ही वायलेट कैरोलाइन पर बरस पड़ी। उसने कहा, तुम दरवाजा बंद करके क्या कर रही थी? कैरोलाइन ने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा कि वो बेन को बस कहानी सुना रही थी। वायलेट ने शक भरी निगाहों से उसे देखा, फिर सख्ती से कहा, अब तुम जा सकती हो, आज रात बेन की देखभाल मैं खुद करूंगी। कैरोलाइन के बाहर निकलते ही वायलेट ने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। कैरोलाइन को फिक्र होने लगी कि वायलेट बेन के साथ कुछ कर न दे, लेकिन वो इस समय चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन कैरोलाइन ल्यूक से मिलने गई। उसने एटिक में पड़ी सभी चीजों की तस्वीरें खींच ली थी जिनमें जादू टोने के सामान, मंत्रों की किताब, पुराने रिकॉर्ड्स और पुतले शामिल थे। कैरोलाइन ने वो सारी तस्वीरें ल्यूक को दिखाई और कहा, पूरा कमरा ही ऐसी जादू टोने वाली चीजों से भरा पड़ा है। मुझे वायलेट पर शक है कि वो बेन के साथ जरूर कुछ गलत कर रही है। लेकिन ल्यूक ने कैरोलाइन की इन बातों को हल्के में लिया। उसने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है कैरोलाइन, इनमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। ये सुनकर कैरोलाइन का चेहरा गंभीर हो उठा। उसने कहा, ये मामला बहुत सीरियस है ल्यूक, मुझे उस नर्स से मिलना है जो मुझसे पहले उस घर में काम करती थी। ल्यूक कैरोलाइन को उस नर्स से मिलवाने ले गया जो पहले वहाँ काम कर चुकी थी। उसका नाम हेली था।
कैरोलाइन ने जब हैली से पूछा कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी, तो उसने बिना झिझके कहा, मुझे वायलेट का बर्ताव बहुत अजीब लगता था और मुझे तो ये भी शक है कि उसी ने बेन के साथ कुछ किया है। हैली की बातें सुनकर कैरोलाइन का शक यकीन में बदलने लगा। उसे याद आया कि वायलेट हर दिन बेन को एक सफेद दवा पिलाती थी, जिसके बाद बेन और ज्यादा बेसुध हो जाता था। बेन भी उससे बार बार इशारे से मदद मांगता था और कल रात भी जब कैरोलाइन ने बेन से पूछा कि उसे किससे खतरा है, तो उसने वायलेट की तरफ ही इशारा किया था। अब कैरोलाइन को पूरा यकीन हो चला था कि वायलेट ही हुडू का इस्तेमाल करके बेन को धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रही थी, वो भी इतनी चालाकी से कि किसी को रत्ती भर भी शक न हो। घर लौटते वक्त कैरोलाइन ने ठान लिया था कि वो बेन को लेकर वायलेट और उस घर से दूर चली जाएगी, लेकिन जब उसने ये बात ल्यूक को बताई तो वो परेशान हो उठा। उसने कहा, तुम अंधविश्वास के चक्कर में एक आदमी का अपहरण करने जा रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। तभी रास्ते में वही गैस स्टेशन आ गया जहां कैरोलाइन ने पहली दफा ईंट के पाउडर की लकीर देखी थी। कैरोलाइन ने ल्यूक को गाड़ी वहीं रोकने के लिए कहा। वे दोनों जब उसके अंदर गए तो उन्हें वही अंधी बूढ़ी औरत बैठी मिली। कैरोलाइन ने उससे पूछा, पापा जस्टिफाई की कॉन्जर ऑफ सैक्रिफाइस के बारे में आपको कुछ पता है? ये सुनते ही उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती आवाज में बोली, उस हुडू का नाम भी बतलो बच्ची। उस औरत ने आगे बताया, कॉन्जर ऑफ सैक्रिफाइस ये अलग किस्म का हुडू है। कहा जाता है कि उम्र बढ़ाने के लिए इसकी विधि की जाती है, जिसमें किसी इंसान की बलि देकर उसकी जिंदगी छीन ली जाती है ताकि खुद की जिंदगी लंबी हो सके। ये हुडू की सबसे शक्तिशाली विधि है और इसे पापा जस्टिफाई ने खोज निकाला था, लेकिन सुना है कि इसके इस्तेमाल से पहले ही उसे और उसकी बीवी को मार दिया गया था। अब कैरोलाइन समझ गई थी कि वायलेट इसी अंधविश्वास के चलते अपनी उम्र बढ़ाने की लालच में बेन की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रही थी। कैरोलाइन ने अब ठान लिया था कि आज रात वो बेन को लेकर उस बंगले से निकल जाएगी। ल्यूक ने उसे लाख समझाया, लेकिन कैरोलाइन पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ल्यूक ने आखिरकार हार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके पहले कुछ ठोस सबूत जुटाना कि वायलेट बेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वरना उल्टे तुम पर ही बेन की किडनैपिंग का केस हो जाएगा। तब तक मैं कानूनी तरीके से तुम्हें बेन की कस्टडी दिलवाने की तैयारी करता हूँ। बंगले पर लौटने के बाद कैरोलाइन अपना सामान पैक करने लगी ताकि आज रात को वो बेन को लेकर वहां से भाग सके, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके बैग से कॉन्जर ऑफ सैक्रिफाइस की रिकॉर्ड गायब थी। उसे अंदेशा हो गया कि हो न हो वायलेट ने ही उस रिकॉर्ड को लिया था, और अगर ऐसी बात हुई थी तो अब कैरोलाइन भी खतरे में थी, क्योंकि अगर वायलेट को पता चल चुका है कि कैरोलाइन उसका राज जान गई है तो वायलेट अब उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। ये बात दिमाग में आते ही कैरोलाइन सीधा उस गार्डन शेड में गई जहां उसने लाल ईंट का पाउडर रखा हुआ देखा था। उस पाउडर से उसने अपने कमरे की दहलीज पर एक सीधी लाइन खींच दी, क्योंकि हुडू में माना जाता है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो आपकी बनाई ईंट के पाउडर की लाइन को पार नहीं कर पाते हैं। कैरोलाइन यही जानना चाहती थी कि क्या वायलेट वाकई उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है या नहीं। तभी उसके दिमाग में एक और बात आई और उसने उस लाइन को डोरमेट से छुपा दिया। दरअसल वो ये भी परखना चाहती थी कि हुडू सिर्फ अंधविश्वास है या फिर ये सच में काम करता है। मान लो कि अगर वायलेट कैरोलाइन को नुकसान पहुंचाना चाहती है और वो उस लाइन को देखकर रुक जाती है, तो इससे बस ये साबित होगा कि वो हुडू के अंधविश्वास की वजह से उस लाइन को पार नहीं कर रही है। पर अगर वो उस लाइन को बिना देखे भी रुक जाती है तो इससे ये साबित हो जाएगा कि हुडू सच में काम करता है और वो वायलेट को अंदर नहीं आने दे रहा। फिर कैरोलाइन ने वायलेट को ऊपर छत से पानी टपकने का बहाना बनाकर अपने कमरे में बुलाया, लेकिन वायलेट कमरे के दरवाजे पर आते ही ठिठक गई। उसने कमरे की चौखट पार नहीं की। उसने कैरोलाइन से कहा, दरअसल मेरा खाना चूल्हे पर चढ़ा है, कहीं जल न जाए, मैं बाद में ये देखती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। ये देखकर कैरोलाइन पूरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि ईंट की लाइन के ढके होने के बावजूद भी वायलेट ने उसे महसूस कर लिया था, यानी कि हुडू अंधविश्वास नहीं था, ये सच में काम करता था। दूसरी बात, उसे ये समझ में आई कि वायलेट वाकई में उसे भी नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने चौखट पार नहीं की थी। उस रात वायलेट ने कैरोलाइन को पहली बार खाने पर बुलाया। कैरोलाइन को शक हुआ कि वायलेट जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसलिए वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ खाने की मेज पर आई। उसे यकीन था कि वायलेट ने खाने में जरूर कुछ मिलाया है, इसलिए उसने खाने को छुआ तक नहीं। तभी बिजली गुल हो गई। जब वायलेट मोमबत्ती लाने गई तो उसी दौरान मौका पाते ही कैरोलाइन ने उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी जो वो अपने साथ लेकर आई थी। चाय पीने के तुरंत बाद ही वायलेट की आंखें भारी होने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। कैरोलाइन ने उससे कहा कि वो बेन का अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो उसे लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये सुनकर वायलेट ने अपनी जेब से एक पन्ना निकाला जिसमें एक मैजिकल डायग्राम बना हुआ था।
वायलेट अपने चारों तरफ जमीन पर उस मैजिकल डायग्राम को बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कैरोलाइन ने उससे उस पन्ने को छीन लिया। उस पन्ने पर लिखा था कंजरेशन ऑफ सुप्रीम प्रोटेक्शन। कैरोलाइन समझ गई कि ये कोई रक्षा तंत्र था जिसे वायलेट अपनी सुरक्षा के लिए बना रही थी। अब तक वायलेट बेहोश हो चुकी थी। कैरोलाइन का रास्ता अब साफ हो गया था। वो सबसे पहले ल्यूक के कहे मुताबिक वायलेट के कमरे में उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने गई, जहां उसे कंजर ऑफ सैक्रिफाइस का रिकॉर्ड और साथ ही वो बेडशीट भी मिला जिस पर बेन ने हेल्प मी लिखा था, यानी कि वायलेट ने ही इन चीजों को उसके कमरे से चुराया था। तभी कैरोलाइन को वहां बालों का एक गुच्छा भी मिला। जब उसने उसे अपने बालों से मिलाकर देखा तो वो उसके ही बाल थे। कैरोलाइन को समझते देर नहीं लगी कि वायलेट उस पर भी जादू टोना करने वाली थी। कैरोलाइन ने उन सारे सबूतों को इकट्ठा किया और बिना किसी देरी के बेन को लेकर कार में वहां से निकलने लगी, लेकिन वायलेट ने पहले से ही मेन गेट पर ताला लगा रखा था। कैरोलाइन ने कार से टक्कर मारकर गेट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेट मजबूत होने की वजह से उल्टे कैरोलाइन की कार डैमेज होकर बंद पड़ गई। उधर वायलेट को अब तक होश आ चुका था। वो गुस्से से उफनती हुई बंदूक लेकर कैरोलाइन को ढूंढती हुई बाहर निकली। कैरोलाइन अब बुरी तरह से फंस चुकी थी, पर कैरोलाइन ने सूझबूझ से काम लिया और बेन को गार्डन शेड के अंदर छुपा दिया। फिर वो वायलेट से छुपते छुपाते बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर बंगले के पीछे तालाब पर पड़ी। तालाब के किनारे एक छोटी नाव भी रखी थी। कैरोलाइन के पास यही एक आखिरी रास्ता था बाहर निकलने का। वो उस नाव में बैठकर वहां से निकल गई। कुछ समय बाद कैरोलाइन हांफती हुई ल्यूक के पास पहुंची और बंगले में घटी सारी बात बताई। फिर उसने कहा, मैं बेन को वहां छुपाकर आई हूँ, हमें पुलिस की मदद लेनी होगी और अभी जाकर बेन को वहां से निकालना होगा। कैरोलाइन ल्यूक से कुछ और कहती कि तभी ल्यूक का फोन बज उठा। ये वायलेट का ही कॉल था। ल्यूक ने कैरोलाइन को इशारे से शांत रहने के लिए कहा और फुसफुसाकर बोला, मैं वायलेट की बातें रिकॉर्ड करता हूँ, हम इसे भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो कॉल पर बातें करते हुए दूसरे कमरे में चला गया। कैरोलाइन वहीं बैठकर इंतजार करने लगी। तभी कैरोलाइन का ध्यान ग्रामोफोन पर बज रहे पुराने गाने पर गया। कैरोलाइन ने इस गाने को वायलेट के घर में कई बार सुना था। वो जिज्ञासावश जैसे ही ग्रामोफोन के पास पहुंची, उसकी नजर ल्यूक की डेस्क पर पड़ी, जहां लॉ की कुछ किताबें रखी थी, पर ये सभी बिगिनर्स के लिए थी। ये देखकर कैरोलाइन थोड़ी हैरान रह गई कि ल्यूक इतना बड़ा वकील होकर भी लॉ की ये बेसिक किताबें क्यों पढ़ रहा है। तभी उसकी नजर किताबों के नीचे रखी तस्वीरों पर गई, जो कि कैरोलाइन की ही थी। ये अलग अलग वक्त और जगह से खींची गई थी और ये उस वक्त की तस्वीरें थी जब वो ल्यूक से मिली भी नहीं थी। इससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि ल्यूक उस पर लंबे समय से नजर रख रहा था। ये देखकर कैरोलाइन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसकी नजर खुले हुए ड्रॉर पर पड़ी। उसके अंदर उसे वही 3 सांपों के मुंह वाली अंगूठी मिली जो उसने एटिक वाले कमरे में देखी थी। ड्रॉर में उसे एक स्केलेटन की भी मिली, जिसका टूटा हुआ हिस्सा कैरोलाइन को एटिक वाले कमरे के की होल में मिला था। इन सारी चीजों का ल्यूक के पास होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो भी वायलेट से मिला हुआ था। कैरोलाइन का बेन की देखभाल के लिए आना कोई महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये सोची समझी साजिश थी। कैरोलाइन की तस्वीरों का ल्यूक के पास होना इसी बात का सबूत था। कैरोलाइन को अब सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अखबार में नौकरी का इश्तिहार देखकर जब ल्यूक से कांटेक्ट किया था, वो तब से उस पर लगातार नजर रख रहा था। उसने कैरोलाइन की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी और उसके बिना पर वायलेट ने कैरोलाइन से मिलने से पहले ही उसे चुन लिया था। वायलेट के इस चुनाव के पीछे कोई खतरनाक इरादा था और वो ये था कि बलि बेन की नहीं, कैरोलाइन की दी जाने वाली थी। ये सारी बातें समझ आते ही कैरोलाइन वहां से भागने ही वाली थी कि तभी ल्यूक पीछे से आकर एक पतली तार से उसका गला घोंटने लगा, जिससे कैरोलाइन बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो ल्यूक के साथ कार में थी और उसके हाथ और मुंह बंधे हुए थे। ल्यूक उसे वापस वायलेट के बंगले पर ले जा रहा था। कैरोलाइन अब वायलेट और ल्यूक के चक्रव्यूह में फंस चुकी थी। बंगले पर पहुंचकर ल्यूक उसे घसीटते हुए अंदर लेकर आया। वायलेट ने ल्यूक को बताया कि कैरोलाइन ने बेन को कहीं छुपा दिया है। ये पता चलने पर ल्यूक कैरोलाइन पर बंदूक तानते हुए गरजा, बेन कहाँ है? बता दो वरना मारी जाओगी। कैरोलाइन की जान दांव पर लगी थी, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी उसकी नजर अपने कमरे की ओर गई, जहां उसने दहलीज पर लाल ईंट के पाउडर से एक रेखा खींची थी। ये देखते ही उसके दिमाग में तुरंत एक तरकीब आई। कैरोलाइन ने कांपती आवाज में कहा, बेन गार्डन शेड में है, मैंने उसे वहीं छुपाया है। ये सुनते ही वायलेट बेन को लाने गार्डन शेड की तरफ गई। कैरोलाइन ने ल्यूक से कहा, मरने से पहले क्या मैं अपने पापा की तस्वीर अपने पास रख सकती हूँ? वो मेरे कमरे में रखी है, प्लीज मुझे लेने दो।
कैरोलाइन के काफी मिन्नतें करने पर ल्यूक ने उसे इसकी इजाजत दे दी। कैरोलाइन अपने कमरे की तरफ बढ़ी और ल्यूक भी बंदूक लेकर उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, कैरोलाइन ने अचानक ल्यूक को धक्का दे दिया और फुर्ती से कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर ईंट के पाउडर की रेखा होने की वजह से ल्यूक उसे पार नहीं कर पाया। उसके बाद कैरोलाइन ने कमरे की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर छलांग लगा दी। शीशे के टूटने की आवाज से ल्यूक ने भांप लिया था कि कैरोलाइन बाहर निकल चुकी है। ल्यूक भी तुरंत घर से बाहर निकलकर कैरोलाइन को पकड़ने भागा। इस दौरान कैरोलाइन ने खिड़की के टूटे हुए शीशे की मदद से अपनी रस्सियां काटकर खुद को आजाद कर लिया। तब तक ल्यूक भी वहां पहुंच गया, लेकिन कैरोलाइन उसे चकमा देकर दोबारा घर में दाखिल हो गई। फिर उसने बिना वक्त गंवाए अलमारी में रखा ईंट का पाउडर निकाला और उसे हर दरवाजे की दहलीज पर जल्दी जल्दी बिखेरने लगी ताकि वायलेट और ल्यूक अंदर ना आ सके। पर ये इतना आसान भी नहीं था। कैरोलाइन जैसे ही ऊपर के फ्लोर पर पहुंची, वायलेट दूसरे रास्ते से उसके सामने आ खड़ी हुई। अचानक उसने कैरोलाइन की आंखों में कोई हुडू पाउडर झोंक दिया। कैरोलाइन बुरी तरह लड़खड़ा गई। इसके बाद वायलेट उस पर टूट पड़ी, पर कैरोलाइन ने किसी तरह खुद को संभाला और वायलेट को धक्का दे दिया, जिससे वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। चोट लगने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए। वायलेट को घायल देखकर ल्यूक बौखलाकर चिल्लाने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो ईंट पाउडर की रेखा की दूसरी तरफ था। वायलेट ने जो पाउडर कैरोलाइन की आंखों में झोंका था, उस वजह से उसे धुंधला दिखाई देने लगा था। तभी कैरोलाइन की नजर फोन पर पड़ी। उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया और बताया कि वो मुसीबत में है और एड्रेस देकर उन्हें जल्दी से आने के लिए कहा। उसके बाद उसने जिल को फोन लगाया और कहा, जिल मैं मुसीबत में हूँ। कैरोलाइन जिल को कुछ और बता पाती कि उससे पहले ही फोन की लाइन कट गई क्योंकि वायलेट घर में लगे लिफ्ट से ऊपर आ गई थी और उसी ने फोन की तार को काट डाला था। वायलेट जमीन पर घिसटती हुई कैरोलाइन की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर कैरोलाइन घबराकर एटिक में भागी। वहां पहुंचते ही उसकी नजर उस एटिक के कमरे पर पड़ी। कमरे का दरवाजा खुला था और भीतर रखी मोमबत्तियां जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वायलेट ने आज रात कैरोलाइन की बलि देने की सारी तैयारियां कर रखी थी। तभी कैरोलाइन को उस पन्ने का ख्याल आया जिसे उसने वायलेट से छीना था और जिस पर रक्षा करने वाले तंत्र को बनाने की विधि लिखी थी। उस विधि को करने के लिए लगने वाली सारी चीजें कमरे में मौजूद थी। कैरोलाइन ने वो सारी चीजें इकट्ठा की और फिर अपने चारों तरफ उस रक्षा तंत्र को बना दिया। उसी वक्त वायलेट भी जमीन पर घिसटती हुई वहां आ पहुंची। कैरोलाइन ने उसे खंजर दिखाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे ही जादू का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया है। अब तुम मुझे छू भी नहीं सकती। ये सुनकर वायलेट हंसने लगी। उसने कहा, बेवकूफ लड़की, ये घेरा तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं, तुम्हें कैद करने के लिए है। तुम्हें इस तंत्र में फंसाने की चाल मेरी ही थी। बेहोश होने से पहले मैंने जानबूझकर उस तंत्र को बनाने का नाटक किया था ताकि तुम्हें लगे कि ये कोई सुरक्षा तंत्र है और फिर तुम खुद ही अपने हाथों से इस तंत्र के घेरे में खुद को कैद कर लो। और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। कैरोलाइन ये सुनकर चौंक गई। वायलेट ने फिर आगे कहा, चूंकि ये तंत्र तुमने खुद ही बनाया है, यानी कि तुम अब हुडू पर यकीन करने लगी हो। हम बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि कब तुम हुडू पर यकीन करोगी और हम अपना मकसद पूरा करेंगे। तभी अचानक पापा जस्टिफाई के मंत्रों की रिकॉर्डिंग गूंजने लगी। इस रिकॉर्ड को ल्यूक ने चलाया था। कैरोलाइन समझ गई कि वे अब उस पर कॉन्जर ऑफ सैक्रिफाइस करने वाले थे और हुडू पर उसका यकीन ही उसे कुर्बान करने वाला था। इसलिए वो खुद को भरोसा दिलाने के लिए खुद में ही बुदबुदाने लगी, मुझे वुडू पर यकीन नहीं है, मैं इस जादू पर विश्वास नहीं करती। इस पर वायलेट ने कहा, नहीं कैरोलाइन, तुम हुडू पर यकीन कर चुकी हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इस तंत्र से बाहर निकल कर दिखाओ। कैरोलाइन उस तंत्र से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी क्योंकि अंदर ही अंदर वो भी डर रही थी कि कहीं बाहर निकलने की कोशिश में सच में उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ये देख वायलेट ने कहा, नहीं आ पा रही हो ना? जानती हो तुम्हें हुडू पर यकीन दिलवाने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं। जब तुम पहली बार यहाँ आई थी तो मैंने तुम्हें स्केलेटन की दी थी ताकि तुम बेरोक टोक किसी भी कमरे में आ जा सको। उसके बाद मैंने तुम्हें बीज लाने के बहाने अकेले एटिक में भेजा ताकि तुम इस कमरे में आओ और यहाँ छुपे राज को जानने की कोशिश करो। फिर मैंने तुम्हें पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल की कहानी सुनाई ताकि तुम हुडू से रूबरू हो सको। मैंने ऐसे हालात पैदा किए जिससे तुम्हें पता चले कि मैंने बेन पर हुडू किया है और बेन को तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिसे बचाने के लिए फिर तुम खुद ही हुडू के बारे में जानकारी जुटाने में लग गई। और आखिर में मैंने तुम्हारे दिमाग में डाला कि तुम अपनी सुरक्षा रक्षा तंत्र वाले हुडू से कर सकती हो। इस तरह तुमने अनजाने में ही हुडू को अपना लिया। इतना कहकर वायलेट ने एक आदमकद आईना कैरोलाइन के सामने कर दिया। आईने में कैरोलाइन को अचानक ग्रेस का रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा और उसके बाद वायलेट का रिफ्लेक्शन भी।
कमरे में रखी सारी चीजें हिलने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। इसके साथ ही वायलेट चीखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो। और फिर आईने में मामा सिसिल का रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा। वायलेट ने आईने को कैरोलाइन की ओर जोर से धक्का दिया और खुद जमीन पर बेसुध गिर पड़ी। आईना सीधे जाकर कैरोलाइन से टकरा गया, जिससे वो भी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद कैरोलाइन को होश आया। वो उठ खड़ी हुई और धीमे कदमों से वायलेट के पास आई। उसने उसके पास से सिगरेट उठाई और फिर सिगरेट सुलगाकर उसका कश लेने लगी। अब तक ल्यूक वहां आ चुका था। उसने कैरोलाइन को देखते हुए कहा, सिसिल तुम ठीक हो? कैरोलाइन ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जस्टिफाई। यानी अब तक जिसे सब ल्यूक समझ रहे थे, दरअसल उसके अंदर पापा जस्टिफाई की आत्मा थी और वायलेट के शरीर में मामा सिसिल की। जैसा कि गैस स्टेशन वाली उस बूढ़ी औरत ने बताया था कि जस्टिफाई ने कॉन्जर ऑफ सैक्रिफाइस नाम का हुडू ढूंढ निकाला था, जिसकी मदद से वो किसी इंसान की बलि देकर उसकी बची हुई उम्र को चुरा सकता था। लेकिन असल में इस हुडू में किसी की बलि देने का मतलब उसे जान से मारना नहीं था, बल्कि उसके शरीर पर कब्जा करना था ताकि उसकी बची हुई उम्र वे जी सके। 90 साल पहले उन्होंने मार्टिन और ग्रेस के शरीर पर भी इसी तरह से कब्जा किया था। जब थोर्प ने जस्टिफाई और सिसिल को जिंदा जलाया था, तब असल में उन शरीरों के अंदर उसके खुद के बच्चों की यानी मार्टिन और ग्रेस की आत्माएं थी। जस्टिफाई और सिसिल पहले ही कॉन्जर ऑफ सैक्रिफाइस का इस्तेमाल कर उन बच्चों के शरीर पर कब्जा कर चुके थे। शायद इन दोनों ने ही साजिश रचकर किसी तरह थोर्प और उसकी बीवी को भी मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद वे दोनों काफी समय तक मार्टिन और ग्रेस के शरीर में रहे, पर जब उनके शरीर भी बूढ़े होने लगे तो उन्होंने दूसरे शिकार ढूंढने की सोची। इसके लिए उन्होंने घर बेचने का इश्तिहार डाला। 1962 में जवान बेन और वायलेट ने जब उस घर को खरीदा तो जस्टिफाई और सिसिल ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया। इस तरह से उन्हें नए जवान शरीर मिल गए और उन्होंने इसी घर में रहना जारी रखा। बाद में जब बेन और वायलेट के शरीर भी बूढ़े होने लगे तो पहले तो जस्टिफाई ने जवान लॉयर ल्यूक के शरीर पर कब्जा कर लिया, यानी कि कैरोलाइन जिसे अब तक बेन समझ रही थी, उसमें दरअसल ल्यूक की आत्मा थी। यही वजह थी कि बेन जब आईना देखकर डर गया था तो वो इसलिए नहीं डरा था कि आईने में उसे आत्माएं दिखाई दे रही थी, बल्कि वो इसलिए डरा था क्योंकि वो ल्यूक था जो खुद को पहली बार आईने में एक बूढ़े शरीर में देखकर घबरा गया था। सिसिल ने भी अब कैरोलाइन के जवान शरीर को हथिया लिया था। यही उनके अमर होने का तरीका था। इतने में ही वायलेट के शरीर में मौजूद कैरोलाइन को होश आया। वो घायल शरीर में होने की वजह से दर्द से तड़प उठी। वो खुद को एक बूढ़े शरीर में पाकर सदमे में भी थी। तभी सिसिल उसके करीब आई और उसे वही सफेद दवा पिलाई जो वो पहले बेन को दिया करती थी। जैसे ही दवा का घूंट कैरोलाइन ने पिया, उसे स्ट्रोक आ गया। वो भी बेन की तरह लकवाग्रस्त हो गई और उसकी जुबान पूरी तरह से बंद हो गई। अगली सुबह कैरोलाइन की दोस्त जिल जब बंगले पर पहुंची तो सामने एम्बुलेंस खड़ी थी और पुलिस भी वहां मौजूद थी। कैरोलाइन जो कि अभी वायलेट के शरीर में थी, स्ट्रेचर पर लेटी थी। जिल को देखते ही कैरोलाइन उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगी, पर लकवे की वजह से उसकी कोशिश बेकार जा रही थी। कैरोलाइन और ल्यूक जो कि दरअसल सिसिल और जस्टिफाई थे, वे पुलिस को बता रहे थे कि वायलेट को बीती रात स्ट्रोक आया था और तब से वो ना बोल पा रही थी ना ही हिल पा रही थी। जिल सिसिल को कैरोलाइन समझकर उसके पास पहुंची तो उसने पाया कि वो उसे पहचान ही नहीं रही थी। इससे पहले कि जिल कुछ और कहती, ल्यूक जो कि जस्टिफाई था, उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और अपना परिचय देते हुए बताया, दरअसल कल रात हुई घटनाओं से कैरोलाइन सदमे में है, इसी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है। वैसे आपकी तारीफ? जिल ने भी बताया कि वो कैरोलाइन की दोस्त है और कल रात कैरोलाइन ने उसे फोन किया था। ये सुनते ही कैरोलाइन के शरीर में मौजूद सिसिल ने ऐसे दिखाया कि जैसे उसे सब याद आ गया। वो जिल को गले लगाते हुए बोली, ओह हाँ, मैंने कॉल तो किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा। इसके बाद वो मुड़कर घर के अंदर चली गई। ल्यूक के शरीर में मौजूद जस्टिफाई ने मुस्कुराते हुए जिल को बताया, कैरोलाइन ने वायलेट और बेन को इतना अपनापन दिया था कि उन्होंने खुश होकर अपनी प्रॉपर्टी कैरोलाइन के नाम कर दी, इसलिए अब से वो यहीं रहेगी। अब तक एम्बुलेंस बंगले से निकल चुकी थी। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटे कैरोलाइन और ल्यूक, जो दरअसल वायलेट और बेन के शरीर में कैद थे, वे एक दूसरे की ओर मजबूर निगाहों से देख रहे थे, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हों कि वे उस घर से निकल तो गए, लेकिन अब ऐसे शरीर में फंस चुके हैं जिससे उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। काढ़े का असर खत्म होने पर शायद ल्यूक और कैरोलाइन बोल भी पाते, पर उनकी इस दर्दनाक कहानी पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला था। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें,
ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।